बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसके हवाले से बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या और उसका पर्पस क्या है, एंड व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो फिर हम दोनों तरह की डायमेंशंस की बात करेंगे, उसकी वर्टिकल डायमेंशंस की भी और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस की भी। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक फॉर्म्स है डिपार्टमेंटलाइजेशन जो यूज़ की जाती है, डिपार्टमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और कौन सी बेसिस हैं डिपार्टमेंट्स बनाने की, वो हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर एंड पे हम ऑर्गेनाइजेशन की दो जो मेजर फॉर्म्स इससे इवॉल्व होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की बेस पे, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसका पर्पस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इज़ द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब्स हैं उनको फॉर्मली अरेंज किया जाता है। जैसे हम ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मकसद ये होता है कि लोगों को ड्यूटीज़ असाइन की जाएँ, लोगों को टास्क असाइन की जाएँ ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके गोल्स को अचीव करना आसान हो। तो बेसिक जो पर्पज़ है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो ये है कि ए फ्रेमवर्क ऑफ इंटर रिलेशनशिप, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए और कि उनका जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लोगों का रिलेशनशिप जो है उसको वाज़ेह किया जाए कि किस बंदे का कौन सा रोल है, कौन सी अथॉरिटीज़ जो है वो किसके पास हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके पास है। तो ये सारी चीज़ें जब तय होंगी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंडर तो फिर उससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्लियर कर रहे हैं लोगों की मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों की मुख्तलिफ अथॉरिटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनका रिलेशनशिप क्या है। और इसी तरह से हम ये भी इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा, यानी जो अथॉरिटीज़ जो है वो कैसे कम्युनिकेट होंगी, ऊपर से नीचे जो है वो कैसे कम्युनिकेट होंगी, किस बंदे के पास जो इख्तियारात होंगे लोगों को ऑर्डर देने के या कम्युनिकेट करने के। तो ये बेसिकली ये मकसद हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के कि एक फ्रेमवर्क जो है वो तय किया जाए जिसके तहत जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना है। इसमें हम देखते हैं इस फ्रेमवर्क में, जैसे हमने कहा कि इसमें कुछ वर्टिकल एलिमेंट्स हैं और फिर हम जो है वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो है जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन है उसकी भी बात करेंगे। तो 6 मेन जो है वो देयर आर 6 की एलिमेंट्स जो है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करते वक्त जो है वो इन 6 एलिमेंट्स का जो है वो देखा जाता है उनको, जिसमें हम चेन ऑफ कमांड की बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट वर्क स्पेशलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन और फिर फार्मलाइजेशन। और इसके एंड पे जो है वो हम जो उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है उसकी हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो किस बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो अगर हम देखें, जैसे अभी हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके जो 5 एलिमेंट हैं, ये चेन ऑफ कमांड, वर्क स्पेशलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन और फार्मलाइजेशन, ये सारे जो है ये इसके वर्टिकल डायमेंशन को जो है वो बताते हैं। वर्टिकल डायमेंशन से क्या मुराद है? वर्टिकल डायमेंशन जैसे ये आप एरो में देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से लेकर नीचे तक जो रिलेशनशिप है, जो इंटर रिलेशनशिप जो हैं वो कैसे जो है वो तय किए जाएंगे, यानी चेन ऑफ कमांड कैसे होगा, अथॉरिटी किसके पास होगी, वर्क स्पेशलाइजेशन के हवाले से क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, कौन सा बंदा कितने लोगों को मैनेज करेगा, इसको आगे हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रलाइज होगी या डिसेंट्रलाइज होगी, और इसी तरह से रूल्स रेगुलेशन के हवाले से जो है वो बात की जाती है। तो ये सारी डायमेंशन जो है ये वर्टिकल डायमेंशन जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो है वो लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन क्या होगा, और उसके लिए ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को डिपार्टमेंट्स में जो है वो तकसीम करती है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके। और डिपार्टमेंटलाइजेशन की जो बेसिस है वो फिर हम एंड पे जो है उसके बाद डिस्कस करेंगे। बहरहाल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड जो है बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द चेन of command refers to the different level of authority within the organization. It starts from the top position to all the way down to the workers. यानी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप से लेके नीचे तक
जो एक अथॉरिटी का जो सिस्टम है, जो चेन ऑफ कमांड है, वो ये जो है वो तय होती है। ये एक एलिमेंट है जो उसको डिस्कस करता है। मिसाल के तौर पे हम जैसे मिसाल दी जाती है कि आर्मी के अंदर जो है वो जनरल है, जनरल के बाद जो है वो फिर उसके बाद आपको कर्नल नज़र आते हैं, फिर मेजर हैं, ये इसी तरह से डाउनवर्ड जो है वो आपको कैप्टन और सारा कुछ जो नीचे जो है वो नज़र आता है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जैसे सबसे टॉप पे चेयरमैन हो सकता है या सीईओ हो सकता है, उसके बाद डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके फिर असिस्टेंट हैं। तो एक चेन ऑफ कमांड जो है होनी चाहिए। और इसमें ये भी है कि आप देखते हैं कि ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, एक लाइन के ज़रिए से जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक कनेक्टेड हैं। तो किस तरह से जो अथॉरिटी जो है वो नीचे से ऊपर जाती है, इसको हम चेन ऑफ कमांड जो है वो इसको कंसिडर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ अथॉरिटी जो है वो कैसे चलती है। अच्छा, इसी तरह से सेकंड जो एलिमेंट है उसका वर्टिकल का, वो है वर्क स्पेशलाइजेशन। देखिए, वर्क स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि एक बंदा जो है अगर एक काम को मुसलसल करेगा तो लाजमी बात है कि उसमें वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा और उसका काम करना आसान हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर्स ब्रेक कम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर एंड मोर प्रिसाइज एक्टिविटीज सो द इंडिविजुअल्स कैन परफॉर्म बेटर जॉब्स। यानी इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वो यही था, वर्क स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने काम को इस तरह से डिवाइड करे कि एक वर्कर जो है वो एक प्रिसाइज किस्म की ड्यूटी सर अंजाम दे और एक प्रिसाइज किस्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा तो अल्टीमेटली वो उस काम में जो है उसके लर्निंग कर्व के ज़रिए से या उसकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी और उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। इसके फ़ायदे जो है, वर्कर बिकम एक्सपर्ट बाय डूइंग द सेम टास्क। एक काम को बार बार करने से बंदा जो है उसका एक्सपर्ट हो जाता है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट कैन बी मोर इजीली डेवलप्ड, और उस काम के लिए फिर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है वो बनाए जा सकते हैं। बल्कि इसकी एक्सट्रीम जो है वो शक्ल फिर यही होती है कि एक काम जो है वो अगर बार बार किया जाता है तो फिर वो वर्कर की जगह रोबोट्स भी उसकी जगह जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि आप उस काम को प्रोग्राम कर देते हैं, उस काम को इतने स्टेप्स में आप डिवाइड कर देते हैं कि वो स्टेप्स जो है वो फिर एक प्रोग्राम की शक्ल में जो है वो एक बंदे की जगह पे एक मशीन भी जो है वो परफॉर्म कर सकती है। तो ये स्पेशलाइजेशन जो है उसकी जो एक्सट्रीम एक शक्ल नज़र आती है हमें। फिर एम्प्लॉइज़ रिप्लेसमेंट बिकम ईजियर। आपको पता होता है कि सेट ऑफ स्किल्स क्या हैं जो एक एम्प्लॉइज़ जो है वो परफॉर्म कर रहा है। एक एम्प्लॉइज़ अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा काम करने वाला बंदा शायद आपको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाए। लेकिन एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स जो है वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिप्लेस करना फिर आसान हो जाएगा। तो वर्क स्पेशलाइजेशन जो है वो बेसिकली काम को छोटे स्टेप्स में जो है वो डिवाइड करना है और फिर उस छोटी एक्टिविटीज़ छोटे स्टेप में डिवाइड करने से ये होगा कि काम करना वर्कर के लिए भी आसान हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी जो है बढ़ जाएगी। बेसिस पे अगर हम ये देख रहे हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड है या नैरो है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ए है, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर आप देखें तो नैरो है। स्पैन ऑफ कंट्रोल ये है कि एक सीईओ जो है वो 3 लोगों को जो है वो मैनेज कर रहा है और फिर वो 3 लोग भी मैनेजर जो है वो एक एक दो दो असिस्टेंट को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। उस बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो मैनेज नहीं कर रहा सीईओ। जब इस तरह का होगा तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये एक टॉल ऑर्गेनाइजेशन है। जब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन बी है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि एक सीईओ जो है वो 8 लोगों को मैनेज कर रहा है। जैसे हम पिछली एग्जांपल में भी दे चुके हैं, अगर 8 लोगों को वो मैनेज कर रहा है तो इसका मतलब है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो खासा वाइडर है। और जब स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन दे बिकम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स का नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होने की वजह से लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जिन ऑर्गेनाइजेशन में वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हो वहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता है। अभी हम इन कॉन्सेप्ट को जो अभी हमने पढ़ा है तो हम इसको चेक भी करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि अली इज़ ए मैनेजर एंड ही हैज़ 5 असिस्टेंट मैनेजर हु डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू हिम। Each assistant has 2 subordinates working under them. Ali has a span of management of। अब अली जो है उसके नीचे जो लोग काम करने वाले हैं वो हमने कहा 5 असिस्टेंट है। अब हर असिस्टेंट जो है उसके पास आगे जो है वो 2 सबॉर्डिनेट्स भी हैं। तो अली का स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या होगा? हमने ये बात की थी कि जो डायरेक्ट रिपोर्ट हैं, वैसे तो उसके नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं और सबॉर्डिनेट्स के नीचे भी कुछ लोग काम करने वाले हैं,
तो लेकिन हमने जो उसका डायरेक्ट कंट्रोल है सिर्फ वही उसको जो है स्पैन ऑफ जो है वो मैनेजमेंट कहलाएगा। तो डायरेक्ट कंट्रोल में उसके पास जो लोग हैं वो है 5। तो 5 वुड बी द राइट आंसर, कि 5 लोग हैं जो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। तो अली का स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो 5 है। इसी तरह से अगर हम कहें ए लार्ज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड व्हेन। अच्छा, ये बात, इसको कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो हमने बढ़ाना हो, बड़ा होना चाहिए, तो उसमें अगर आपके सबॉर्डिनेट जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हों, टास्क जो है वो रूटीन हो और सिमिलर टास्क हों, और सेम वर्क एरिया हो, यानी एक ही जगह पे लोग काम करते हों, यानी डिस्पर्स्ड एरिया ना हो। ये ना हो कि एक मैनेजर जहाँ पे काम कर रहा है उसके वर्कर जो है वो मुख्तलिफ लोकेशन पे काम कर रहे हैं। अगर एक ही लोकेशन पे काम कर रहे होंगे, टास्क सब की रूटीन होगी और सिमिलर टास्क होंगी, और सबॉर्डिनेट भी जो है वो इमेच्योर्स नहीं होंगे, वो भी अपने काम को अच्छा समझते होंगे, एक्सपीरियंस सबॉर्डिनेट्स होंगे, तो फिर लार्ज स्पैन ऑफ कंट्रोल कुड बी अचीव। तो इसका आंसर जो है दैट वुड बी ऑल ऑफ द अबव, के सारे ही ये इंपॉर्टेंट हैं कि सबॉर्डिनेट्स अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो मैनेजर्स के लिए काम करना आसान हो जाएगा, वो ज़्यादा लोगों को मैनेज कर सकता है। टास्क भी रूटीन हो, टास्क भी डाइवर्स किस्म की ना हो कि उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो डिफरेंट तरह की टास्क परफॉर्म करें, तो फिर हर एक को उस टास्क को समझाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और वो काम जो है वो ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर टास्क भी रूटीन की हैं और सिंपल टास्क हैं और सारी सिमिलर टास्क हैं और सारे लोग एक ही लोकेशन पे काम करें, तो मैनेजर के लिए बहुत सारे ज़्यादा लोगों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये दोनों बात हम कहते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये वाइडर भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद वर्टिकल में जो नेक्स्ट है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डिसीजन मेकिंग जो है क्या वो सेंट्रलाइज्ड है ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में या डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन, अंडर सेंट्रलाइजेशन डिसीजन आर ओनली मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर सारी डिसीजन मेकिंग उनके पास हो, निचले लेवल पे लोगों को डिसीजन मेकिंग करने की इजाज़त ना हो, निचले लेवल पे लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन की इजाज़त ना हो, तो इसको हम कहते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है। या और जिस ऑर्गेनाइजेशन में नीचे वाले लोग जो है, इन डिसेंट्रलाइजेशन पीपल आर अलाउड टू मेक डिसीजन एट लोअर लेवल पे भी जो है वो लोग डिसीजन मेकिंग उनको अलाउ हो, उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए, तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इसका मतलब ये, अगर हम इसको देखें कि डिसीजन आर मेड एट लोअर लेवल, जब सेंट्रलाइजेशन होगी तो बहुत कम होगा या नन होगा, यानी सेंट्रलाइजेशन में निचले लेवल पे डिसीजन मेकिंग अलाउ नहीं होती, लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन होगी तो निचले लेवल पे भी लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व जो है वो किया जाएगा। बहरहाल ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड जो है वो डिसीजन मेकिंग रखती है, डिसेंट्रलाइज जो है वो रखती है। ठीक है, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो ज़ाहिर वो टॉप मैनेजमेंट खुद करती है, लेकिन बहुत सारे रूटीन के फैसले जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि निचले लेवल पे लोगों को लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दे। अब इसको भी चेक करते हैं। इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग टू मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने ये देखा है, हमने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग है, ये अगर निचले लेवल पे, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे भी अगर लोगों को दे दी जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे, स्पेशलाइजेशन कहेंगे या सेंट्रलाइजेशन करेंगे। तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जब नीचे लेवल पे लोगों को आप पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। माइक इज़ द जनरल मैनेजर एंड ही मेक्स ऑल द डिसीजन। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, आप अभी हमने बात की है कि जब माइक ही सारे डिसीजन कर रहा है और ही इज़ नॉट लेटिंग अदर पीपल, हिज सबॉर्डिनेट्स टू मेक डिसीजन और पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो माइक का जो डिसीजन मेकिंग का स्टाइल है दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड। तो माइक जो है वो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं फॉर्मलाइजेशन का। फॉर्मलाइजेशन जो है वो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में रिटन रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो कितने ज़्यादा हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा रिटन रूल्स और रेगुलेशंस हों और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों जो है उनको कहा जाए कि आपने इनको फॉलो करना है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और लोगों को उससे हट के जो है को फ्लेक्सिबिलिटी ना हो कि वो रूल्स रेगुलेशन से हट के जो है वो कोई डिसीजन मेकिंग कर सके, तो फिर इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कह रहे हैं कि रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हों और पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हों, उस बहुत ज़्यादा SOPs बने हों बहुत सारी चीज़ों के लिए, और लोगों को
कम इख्तियारात हो कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई फ़ैसला जो है वो कर सकेंगे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना जो है वो ज़रूरी है। तो हम कहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत फॉर्मलाइज्ड है, इस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा है। अब इसको भी देखते हैं, चेक करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। XYZ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच एवरी एम्प्लॉई मस्ट फॉलो, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाई। तो अभी हमने बात किया कि ये यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन है कि अगर XYZ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके रूल्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रोसीजर्स भी हैं जो कि हर एम्प्लॉइज़ जो है उसको मस्ट फॉलो करने पड़ेंगे उसको, तो इट मीन्स दैट देयर इज़ ए हाई फॉर्मलाइजेशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं लो फार्मलाइजेशन और हाई फार्मलाइजेशन। रूल्स रेगुलेशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती है जिसमें रूल्स रेगुलेशन ना हो, लेकिन किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन होंगे। तो जहाँ पे बहुत रिजिडिटी हो रूल्स रेगुलेशन में उसको हम कहते हैं हाई फार्मलाइजेशन, और दूसरा जहाँ हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी हो कि रूल्स रेगुलेशन हो लेकिन कम हो, तो वो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे लो फार्मलाइजेशन है। फिर हम उसका अब जो हमारे 6 एलिमेंट जो थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, उसका जो हॉरिजॉन्टल जो है वो डायमेंशन जो उसकी डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो उसकी हम बात करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्यों की जाती है? डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट डिपार्टमेंट सो स्पेशलिस्ट कैन बेटर फॉर्म एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। यानी एक बेसिक वजह तो ये भी होती है कि फंक्शंस की बेसिस पे डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, जो ज़्यादातर मेजर जो डिपार्टमेंटलाइजेशन की जो बेसिस है उसमें फंक्शन किया है। तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो है वो जब हम एक जगह पे इकट्ठे करेंगे तो फिर उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब हम एक जो है वो डिपार्टमेंट बनाएंगे और उसके अंदर सेम सेट ऑफ स्किल वाले लोगों को जो है वो इकट्ठा कर देंगे तो फिर उनके लिए कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाएगा। तो बेनिफिट्स उसके ओवरऑल क्या हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन के? स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एक तो स्पेशलाइजेशन होगी, बहुत सारी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक जैसे सिमिलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले लोग, सिमिलर स्किल वाले लोग जो है वो इकट्ठे करेंगे तो एक तो वो स्पेशलिस्ट मज़ीद स्पेशलिस्ट बन जाएंगे और फिर उनमें उनमें कोऑर्डिनेट करना जो आसान होगा, क्योंकि एक जैसी स्किल रखने वालों की लोग जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्किल एक जैसी होंगी तो उनके लिए कोऑर्डिनेट करना आसान होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन का एक मकसद ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो किसी को असाइन भी की जाए और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे किसी को अकाउंटेबल भी जो है वो आप ठहरा सकते हैं। अगर एक हर बंदा जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है और हर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना उसकी ज़िम्मेदारी है तो फिर हम उसको ख़ास चीज़ जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन अगर हम एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, उस डिपार्टमेंट के गोल्स होंगे तो फिर उस डिपार्टमेंट के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन भी की जा सकती है और अकाउंटेबल भी ठहराया जा सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका एक गोल्स को अचीव करने के लिए बेसिक मकसद जो है वो जो हमने पढ़े हैं कि उसके बेसिक 4 फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग भी है, और उसका मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स की बेहतर इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो है वो हो। और इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन करे, मैनेजर करेगा और एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ करेगा रिसोर्स को, तो इसका मतलब है फिर गोल्स को अचीव करना जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो गोल्स को अचीव कर सकता है। इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू हैव बेटर कंट्रोल। और डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कंट्रोल जो है वो कर सकती है अपनी सारी चीज़ों पे, अपनी डायरेक्शन के ऊपर, अपने रिसोर्स के ऊपर और अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो ये बेसिक मकसद हैं कि हम डिपार्टमेंट जो है वो बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। अब इसकी डिपार्टमेंटलाइजेशन की कॉमन बेसिस क्या है? हम इसमें 4 बेसिस जो है वो डिस्कस करें जो कॉमन है। इसके अलावा भी बेसिस हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, उसको हम डिस्कस तो कर लेंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो पहली जो बेस हम जिसको डिस्कस करते हैं वो है फंक्शन की बेसिस पे। या ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं ज़्यादातर आपको जो नज़र आते हैं वो है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हवाले से, HR डिपार्टमेंट के हवाले से, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हवाले से। यानी जो सेम तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले मार्केटिंग वाले लोग होंगे, सेल्स वाले लोग होंगे, तो उनको एक डिपार्टमेंट में बना रखा जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा उसमें सारी एक्टिविटीज़ करने वाले को, और उसको हम कहेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसी तरह से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन और ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन वगैरह और रिवार्ड और कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं इन सब को HR के अंडर जो है एक फंक्शन में जो है वो सर अंजाम दिया जा सकता है, तो इसको HR डिपार्टमेंट बना देंगे। इसी तरह फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसमें जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हम फंक्शंस की बेसिस पे जब लोगों को
एक डिपार्टमेंट बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और इसके हम फ़ायदे भी देखते हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स के हैं, फ़ायदे भी हैं और एक आध उसका जो है डिसएडवांटेज भी देखते हैं कि इट क्रिएट्स हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट। ज़ाहिर है जब फंक्शंस की बेसिस पे लोगों को इकट्ठा करेंगे तो स्पेशलिस्ट जो है वो स्किल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो क्रिएट होंगे। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उनमें कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। और लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये होते हैं कि क्रॉस डिपार्टमेंटलाइजेशन और क्रॉस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन कैन बी डिफ़िकल्ट। एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब लोग किसी एक डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो शायद उनकी सारी तवज्जो सारी ही एक्टिविटीज़ जो है उसी डिपार्टमेंट की तरफ जो है वो होती है, और शायद वो किसी हद तक वो एक बायसनेस भी आ जाती है डिपार्टमेंट के हवाले से कि वो अपने डिपार्टमेंट जो है उसको देखते हैं कि दैट डिपार्टमेंट कंसिडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एक्टिविटीज़ ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद तो गोल्स अचीव करना है, और गोल जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर सकती जबकि सारे डिपार्टमेंट मिलकर जो है उसमें कोऑर्डिनेशन ना करें। तो एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जब डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और फंक्शंस की बेसिस पे बनाए जाते हैं तो एक फंक्शन सर अंजाम देने वाले लोग जो है वो शायद उसी एक फंक्शन के साथ ज़्यादा जो है वो उसको प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हैं, तो इससे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं प्रोडक्ट की बेस पे जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके पास 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं तो वो हर ब्रांड को जो है वो एक डिपार्टमेंट की शक्ल जो है वो दे सकते हैं ताकि उस ब्रांड को अच्छे तरीके से वो मैनेज किया जा सके। तो इसके जो है वो हम करैक्टरिस्टिक देखते हैं। एक तो फ़ायदा ये होगा कि ईजी टू असेस वर्क यूनिट परफॉर्मेंस, किसी एक वर्क यूनिट जो है उसकी परफॉर्मेंस को जो उस प्रोडक्ट की बेस पे बनाया गया है वर्क यूनिट, उसकी परफॉर्मेंस को इजीली जो है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग इज़ फास्टर, बजाय इसके कि पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो, सिर्फ प्रोडक्ट चूँकि उसको मैनेज करने वाले लोग हैं तो वो उनको डिसीजन मेकिंग आसान हो जी। क्योंकि हमने ये पहले बार डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर्स में कि जितनी डिसीजन मेकिंग जो है उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी तो बेहतर हो सकती है, लेकिन बात का ये होता है कि डिसीजन जो है वो डिले होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप उसको प्रोडक्ट की में डिवाइड कर देंगे तो प्रोडक्ट वाले जो है वो एक स्मॉलर ग्रुप होगा कंपेयरिंग टू जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है, तो फिर उनके लिए डिसीजन मेकिंग आसान होगी। लेकिन डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ के ये हो सकता है कि ये काम जो है वो जो ब्रांड वाले कर रहे हैं वही काम जो है वो डिपार्टमेंट के हवाले से भी लोग कर रहे हैं, और इसी तरह से ब्रांड ए बी सी उसके बहुत सारे काम जो है वो उसमें डुप्लीकेशन जो है वो हो सकती है। इसी तरह से थर्ड जो है वो है लोकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बड़े बिजनेस जो है वो मुख्तलिफ जगह पे हैं तो वो अपने आप को मुख्तलिफ रीजन के हवाले से डिवाइड कर सकती हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि किसी मुल्क में जो है वो 4-5 डिफरेंट किस्म के प्रोविंसेस हैं या डिफरेंट किस्म की स्टेट्स हैं तो वो स्टेट के हवाले से या बड़े शहरों के हवाले से वो अपने आप को डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। तो लोकेशन या जियोग्राफिकली जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन भी हो सकती है। इसके भी अगर करैक्टरिस्टिक देखें तो ये बेसिकली इसी वजह से होती है कि हम लोकेशन वाइज जो है जो हमारी मार्केट है उसको हम रिस्पांस जो वो देना चाहते हैं। तो रिस्पॉन्सिव टू डिफरेंट मार्केट एरियाज़, हर मार्केट जैसे हम इस एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं एशिया, यूरोप और अफ्रीका की मार्केट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, तो हम मार्केट के हिसाब से उसको रिस्पॉन्स देना जो है वो समझते हैं। तो डिसीजन मेकिंग अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से करनी पड़ेगी तो वो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। जब हम एक ख़ास रीजन को ऑटोनॉमी दे देंगे, उसको एक डिपार्टमेंट बना देंगे तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाएगी। और इसमें भी उसी तरह से डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स जो है वो एक प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ जो है वो आपस में जो है वो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स जो है वो उस प्रॉब्लम क्रिएट करें। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं कस्टमर की बेसिस पे हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन जब अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से सर्व करना चाहते हैं या सेट ऑफ कस्टमर को, जैसे हम देखते हैं बाज़ का हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिटेलर्स को डील कर रही है और कंज्यूमर को भी डील कर रही है और गवर्नमेंट्स को भी डील कर रही है, तो हो सकता है वो डिफरेंट सेट जो है वो उनका बना दे। रिटेलर को डील करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दे, कंज्यूमर को जो अल्टीमेट या होम कंज्यूमर है या उनको डील करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दे। और गवर्नमेंट्स अब भी अगर उनकी जो है वो कस्टमर में आता है या कंज्यूमर में आता है तो गवर्नमेंट्स जो है उसको अलग जो है वो एक कस्टमर जो के तौर पे एक डिपार्टमेंट के तौर पे डील कर सकते हैं। इसमें कस्टमर की नीड पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं हम, जैसे हमने लोकेशन वाइज किया कि लोकल मार्केट के हवाले से। तो इस तरह से तो हम कस्टमर जो है वो हमारा जो है वो
वो सेगमेंटेशन के हवाले से हम देखते हैं कि डिफरेंट कस्टमर्स जो है ग्रुप है उनके डिफरेंट तरह की नीड्स होती है, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग भी तेज़ होती है, लेकिन इसमें भी डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स जो है उसका होता है। इसके अलावा टाइम की बेसिस पे, प्रोसेसेस की बेसिस पे भी जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम यही देखते हैं कि ये फंक्शन की बेस पे है, प्रोडक्ट की बेस पे है, कस्टमर और लोकेशन की बेस पे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। उसके बाद इसका भी कॉन्सेप्ट टेस्ट भी करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू डिवाइड जॉब अकॉर्डिंग टू सिमिलर एक्टिविटीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन विल बी यूज। अभी आप देखेंगे इसमें सिमिलर एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो सिमिलर एक्टिविटीज़ की बेसिस पे कौन सी जो है वो हम डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं, तो बात की थी कि फंक्शनल जो है डिपार्टमेंट जो है वो सिमिलर एक्टिविटीज़ की बेसिस पे होता है। जब कस्टमर की बेस पे होगा तो वो डिफरेंट कस्टमर जो है वो कैटेगरीज वाइज हो गए, लेकिन अगर फंक्शन जो है वो एक जैसे हैं, सिमिलर एक्टिविटीज़ है, तो उसकी बेसिस पे अगर हम डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसको हम फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं। स्टोर हैज़ डिपार्टमेंट फॉर क्लोथिंग, शूज़, ज्वेलरी एंड होम गुड्स। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय। अब आप देखिए इसमें बात हो रही है क्लॉथिंग की, शूज़ की, ज्वेलरी की और होम गुड्स की, यानी चार मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स की बात जो है वो हो रही है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि प्रोडक्ट की बेसिस पे हो रही है। अब उन्होंने डिपार्टमेंट जो है, जैसे अगर आप किसी बड़े स्टोर में चले जाएँ, अगर उन्होंने उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, तो वो प्रोडक्ट की बेसिस पे या इसको डिवीज़न की बेसिस पे भी हम कह सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की बेसिस पे भी वो डिपार्टमेंट जो है वो बनाए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एंड पे जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा था कि हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स जो अमर्ज होती है, ये सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर की बेसिस पे कि ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न क्या है। वो वर्टिकली में चेन ऑफ कमांड को, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को, सेंट्रलाइजेशन के हवाले से, डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से, और फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फार्मलाइजेशन के हवाले से वो ऑर्गेनाइजेशन क्या जो है वो देख रही है, और उसका इसी तरह से उसके डिपार्टमेंटलाइजेशन के हवाले से उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो हाईली स्पेशलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, उसने अपने डिपार्टमेंटलाइजेशन में स्पेशलाइज्ड टास्क दिए जिसमें वो लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसी में वो स्पेशलाइज्ड हैं, और उसके साथ साथ उसके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कम है। यानी बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो ज़्यादातर फॉर्मल ही होते हैं, और फॉर्मल भी थोड़े होते हैं, और क्लियर उनकी जो है वो चेन ऑफ कमांड होती है कि जी आपने ये जो निचले वाला बंदा है ये इस तरह से फॉलो करेगा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को, या ऊपर से कम्युनिकेट करना होगा तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाएगा इस तरह से उसमें रिजिडिटी जो है वो पाई जाती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसी तरह से नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, थोड़े लोगों को जो है वो मैनेज करना होगा। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल जब होता है तो ऑर्गेनाइजेशन टाल होना शुरू हो जाती है, और टाल जब होती है तो फिर कम्युनिकेशन भी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जितने लेवल ज़्यादा होते जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो कम्युनिकेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। सेंट्रलाइज्ड इकॉनमी हो, सेंट्रलाइज्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप लेवल के पास है। ज़्यादातर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग है वो चंद लोगों तक महदूद हो या टॉप मैनेजमेंट तक महदूद हो, और हाईली फार्मलाइज्ड हो या हाई फार्मलाइजेशन हो, यानी बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन हो। अगर ये सारे करेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाएँ तो हम उसको बोलते हैं मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके मुकाबले में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे क्रॉस फंक्शन टीम की बेस पे काम होता है, यानी सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर भी जो काम करने वाले लोग हैं वो भी मुख्तलिफ फंक्शंस के लोग मिलकर काम करते हों, या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग मिलके जो है वो टीम बना के जो है वो काम करते हो, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल जो है वो टीम कहते हैं। यानी रिजिडिटी उस तरह से नहीं होती कि हाईली स्पेशलाइज्ड जो है टास्क है, बल्कि बहुत लोग बहुत सारी जो है वो मामलात में कमेटीज़ बना के, टीम बना के जो है वो काम करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्किल्स के लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तलिफ स्किल्स के लोग इन्वॉल्व होते हैं तो हर जो है वो टीम जो है वो उसके अंदर जो है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव जो है आपको नज़र आते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन चैनल्स अगर ज़्यादा हों, क्रॉस फंक्शन टीम के साथ साथ कम्युनिकेशन चैनल्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा हों, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हो। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग एक्सपीरियंस हों, आपकी रूटीन की जॉब हों, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल भी जो किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन और डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, नैरो निचले लेवल तक जो है वो लोगों को डिसीजन मेकिंग जो है वो उसकी इजाज़त हो, पार्टिसिपेशन हो। और फिर लास्ट जो हम इसमें बात करते हैं कि लो फार्मलाइजेशन हो, कि ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो।
ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉई जो है उसको बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन जो है उसको फॉलो करना पड़ता हो, बड़ी रिजिडिटी हो ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि किसी हद तक जो वो अथॉरिटी हो लोगों को डिसीजन मेकिंग करने के हवाले से, लोग डिसीजन मेकिंग कर सकें, को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के हवाले से। रूल्स तो होंगे लेकिन कम होंगे कि लोग जो है वो अपने हवाले से जो है मुख्तलिफ फैसले भी जो है वो कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर इस तरह के एलिमेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहलाएगी। तो अभी हम जो है वो इसको वाइंड अप करते हैं। तो इसमें हमने बात की है बेसिकली चेन ऑफ कमांड की, हमने इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात की है, सेंट्रलाइजेशन की बात की है, हमने फॉर्मलाइजेशन की बात की है, हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है उसकी बात की है, और उसके बाद में हमने ऑर्गेनाइजेशन वेदर इससे मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो थैंक यू वेरी मच।